हेलो एवरीवन। आज का हमारा वही पुराना विषय साना साना हाथ जोड़ी, जो लेखिका मधु काकड़िया जी के द्वारा लिखा गया है, के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। अभ्यास प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जिसे देखकर लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था कि आसमान धरती पर उलट गया हो, उलटकर गिर पड़ा हो। सारे तारे नीचे जमीन पर बिखरकर टिमटिमा रहे हो। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे, जिसके कारण से लेखिका उस ओर आकर्षित हो रही थी। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जहां वहां के लोग मेहनतकश अपनी मेहनत से उस जगह को सुरम्य बनाते हैं। वहां की सुबह, रात, शाम सभी कुछ देखने पर बहुत सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर मात्रा में पुरजोर परिश्रम करते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं लगाई जाती हैं। एक शांति और अहिंसा की प्रतीक मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं, और दूसरी रंगीन पताकाएं जो होती हैं वो किसी शुभ कार्य के संपन्न होने पर लगाई जाती हैं। यहां ऐसी मान्यता है कि किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी स्थान पर, पवित्र स्थान पर 108 सफेद छोटी मंत्र लिखी पताकाएं लगा दी जाती हैं, जिन्हें हटाया नहीं जाता है। दूसरा, इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत या घर में कोई शुभ कार्य होने पर 108 मंत्र लिखी रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। इन पताकाओं को भी कभी उतारा नहीं जाता है, धीरे धीरे ये भी स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? जितेन ने लेखिका को बताया, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं। फूलों से लदी वादियां दिखाई देती हैं। शांति और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहां किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं, और इनकी संख्या 108 होती है। रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और इसके बाद बताया कि ये धर्म चक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। उसके आगे जितेन ने बताया, यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना या बर्वीला आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग सारे बहुत परिश्रमी हैं, पैदल चलते हैं। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में भी लेखिका को बताया, और उसने बताया कि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। युमथांग की घाटियों के बारे में बताते हुए उसने बताया कि बस 15 ही दिन में देखिएगा कि पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा मानो फूलों की कोई सेज बिछा रखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए व्हील या चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी? जितेन नार्गे कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में जब परिचय दे रहा था, उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता हुआ एक चक्र देखा, जिसके बारे में उसने लेखिका को बताया
कि ये धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की ये बातें सुनकर लेखिका को ऐसा लगा, चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी हो, सभी जगह सब तरह की वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश के लोगों की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, उनके विश्वास, उनके अंधविश्वास, उनके पाप पुण्य और मान्यताएं, अवधारणाएं और उनकी विचारधाराएं सभी एक जैसी हैं। जैसा एग्जाम्पल ये दिया गया है कि प्रेयर व्हील घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो सब जगह एक सा ही है। कितने ही गलत काम कर लो, गंगा स्नान कर लो, प्रेयर व्हील घुमा लो, सब शुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। यह नार्गे में सम्यक रूप से यानी सामूहिक रूप से विद्यमान थी। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय भी वह स्वयं ही कर सकने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता उन यात्रियों को नहीं पड़ती थी। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली भी होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, या गाइड फिल्म की शूटिंग यहां हुई थी। ऐसे कई सारे उदाहरण यहां दिए गए हैं। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी पूरी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। वह पर्यटकों में इतना अधिक घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने गा उठता है, साथ साथ नाचने लगता है और सैलानी भी उसके साथ झूमने लगते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध स्थापित कर लेता है। कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का वर्णन किया या चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में बयां कीजिए, लिखिए। लेखिका बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती थी, किंतु हल्के बादल होने के कारण वह उसे नहीं हो सके। आगे बढ़ने पर हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसा लगता था कि किसी सघन हरियाली गुफा की तरह सघन हरियाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए गुजर रहे हों। लेखिका कभी पर्वत शिखरों को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धारा की तरह प्रवाहित होते गिरते जलप्रपातों को देखती। कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहलाकर बहती चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी को देखती। उसने खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना देखा, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। रात के गहराते अंधेरे में ऐसा लगता था कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, शांत, किसी ऋषि की तरह चुप होकर उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती है। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था।
ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सारी सीमाएं सरहदों से दूर बहती धारा बनकर वह स्वयं भी उस नदी के साथ बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं, बुरी वासनाएं उस निर्मल धारा में प्रवाहित हो गई हो, उससे दूर हो गई हो। उसका मन हुआ कि अनंत प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर वह चलायमान, उसे ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में वह आ गई हो और अंजलि में जल लेकर कोई संकल्प वह कर ले। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। पहला तो दृश्य था अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। दूसरा दृश्य था दूर दूर से तराई के स्कूलों में जाते हुए बच्चे, जो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि अधिकांश बच्चे शाम के समय अपने घर में अपनी माताओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, गट्ठर ढोते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य के बीच इतना परिश्रम पूर्ण जीवन। और तीसरा दृश्य था सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर थे जो वे ढो रही थी, और चाय के बागानों में बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती वह सुंदर गुलाबी काया वाली सौंदर्य से पूर्ण महिलाएं या यौवनाएं। उपरोक्त दृश्य थे जो लेखिका को झकझोर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सरकारी लोग जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, वहां के स्थानीय लोग होते हैं, गाइड होता है जिसे उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है, भौगोलिक भी, सामाजिक भी, वहां की परंपराओं, रीति रिवाज सबकी जानकारी होती है। वहां के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि पूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी बातों का जवाब देते हैं, और वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा वातावरण स्थापित करने में सहयोगी होते हैं और कभी निराश नहीं होने देते, उत्साह से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। एक स्थान पर पहाड़ी ने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही थी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना कितना दुस्साध्य कार्य है। जरा सी चूक और सीधे पाताल में प्रवेश। पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी महिलाएं। उन आदिवासियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई महिलाओं के हाथों में पड़ी गांठे या डांठे ये देश की आम जनता की नहीं, बल्कि ऐसा एक कहना चाहिए कि कितना कम लेकर ये कितना वापस लौटा देते हैं। वेस्ट एट रिपेइंग। इस आधार पर हम कह सकते हैं देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति हमें सकारात्मक आत्मीय भावना रखनी चाहिए, जो नहीं देखने को मिलती है। यदि यही जनता अपने हाथ खड़े कर दे तो देश की प्रगति का पहिया रुक सकता है, उस पर रोक लग जाएगी। दूसरी ओर इन्हें ही इतना कम मिलता है कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी ये ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जीवन मूल्यों की दृष्टि से बताइए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है।
वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलिथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा जाने वाला धुआं पर्यावरण के संतुलन को निरंतर बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर लगातार कम होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में हम कुछ इस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं। वर्तमान में खड़े वृक्षों को न काटा जाए और न ही काटने दें, साथ में कुछ और वृक्ष भी लगाए जाएं। यथासंभव वृक्षारोपण समय समय पर किया जाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसके लिए हमें प्रेरित करने के लिए जन जागृति के या जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। पॉलिथीन अपशिष्ट पदार्थों का नालियों के गंदे पानी को नदियों में न छोड़ा जाए और यदि किसी भी तरह का पूजा पाठ हम करते हैं, फूल आदि होते हैं, तो उनको भी हमें गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। एक प्रोग्राम आता है एपिक चैनल पर, इको फ्रेंडली। उसमें मैंने देखा था कि सिद्धि विनायक मंदिर में जितने भी फूल चढ़ते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक महिला ले जाती है, जिनसे जो कपड़ों की रंगाई का काम है वो वह पूर्ण करती है। तो इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं ताकि हम पर्यावरण को अपने संरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में निरंतर कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं बताइए। लेखिका लायुंग में बर्फ देखने की इच्छा से गई थी। लायुंग में बर्फ देखने को उन्हें मिल जाएगी ऐसा वो मान रही थी, लेकिन वहीं घूमते हुए एक सिक्किम युवक ने उनकी इच्छा पर पानी फेर दिया। यह सुनकर उसने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण निरंतर स्नोफॉल कम होता जा रहा है और यदि आपको बर्फ देखनी है तो आपको उसके लिए कटाव जाना पड़ेगा। अंटार्कटिका की बर्फ निरंतर पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। धरती की सीमाएं डूबने लगी हैं, यानी धरती भी डूबने के कगार पर है। नदियों में पानी की मात्रा में इतनी अधिक कमी होती जा रही है कि जिसे देखकर नदियों के सूखने की आशंका बढ़ती जा रही है। नदियों का जल बहुत प्रदूषित हो गया है, जिससे जलीय जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ता जा रहा है। पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मौसम चक्र बदल गया है, जिससे पैदावार में कमी आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ लिया है और आजकल तो हम एक नई ही बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में आप अपनी राय दीजिए। कटाव को अपनी स्वच्छता सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या उससे भी कहीं अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज भी इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह अभी पिकनिक स्पॉट नहीं बना है। जिस दिन वह पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, वहां दुकानें बन जाएंगी और सैलानी वहां जाने लगेंगे तो अपनी गंदगी साथ ले जाएंगे और वहीं छोड़कर आ जाएंगे, और वहां भी वातावरण जो है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। जो बर्फ आज हम वहां जाकर देख सकते हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है। ऐसा क्यों? कटाव में अपनी स्वच्छता सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड उसे हम मानते हैं। वैसे वो कहीं ज्यादा सुंदर है और यह सुंदरता इसीलिए विद्यमान है क्योंकि वहां कोई दुकान नहीं है। यदि यहाँ दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण बढ़ जाएगा तो इस स्थान की सुंदरता भी जाती रहेगी। इसीलिए कटाव में दुकान ना होना वहां के लिए वरदान सिद्ध होता है। वे देश या विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अनूठे ढंग से की गई है। प्रकृति
सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब मैदानों में त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल के रूप में जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाने का कार्य करती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था बड़े अनूठे ढंग से की गई है कि सर्दियों में बर्फ जमा होती है और गर्मियों में यही बर्फ शिखर पिघल पिघल कर नदियों के रूप में हमारे सूखे हुए कंठों को तरलता के साथ साथ कृषि में भी लोगों की सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि धरती की प्यास बुझाते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन होती हैं। कड़कड़ाती ठंड, जहां तापमान माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़कर बाकी सब चीजें खाद्य पदार्थ जम जाते हैं, वहां भी फौजी जवान हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में भी रेगिस्तान में रहते हुए हांफते हुए अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। आप और हम चैन की नींद सो सकें, इसीलिए सीमा के प्रहरी पूरी पूरी रात जागकर हमारी सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं, देश और देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में सम्मान दें, आदर करें। उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मीय संबंध स्थापित करें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। सैनिकों के जीवन से निम्नलिखित जीवन मूल्य ऐसे हैं जिनको हम अपना सकते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा और ईमानदारी, देशभक्ति की भावना, विपरीत परिस्थितियों में भी जूझते रहने की प्रवृत्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, देश हित को सर्वोपरि मानने की भावना और अंत में ईमानदारी पूर्वक कर्म करते हुए समर्पित भाव जागृत रखना। आज के अंक में